स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्किस बानो मामले में अपडेट के साथ शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली 2 दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा दी गई उनकी छूट को रद्द कर दिया गया था और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की और अंततः याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया, जबकि ये व्यक्त किया गया कि ये एक समान पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकते। संक्षेप में कहें तो 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिल्किस बानो, सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की सजा को रद्द कर दिया। ये माना गया कि गुजरात राज्य छूट के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उचित सरकार नहीं थी, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया गया था। चूंकि गुजरात सरकार को अक्षम पाया गया, इसीलिए छूट के आदेश को अमान्य माना गया। तदनुसार अदालत ने उन दोषियों को, जिन्हें अगस्त 2022 में समय से पहले रिहाई दी गई थी, 2 सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अन्य महत्वपूर्ण समाचारों में सुप्रीम कोर्ट अन्य समान याचिकाओं के साथ सोमवार को चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत कथित क्विड प्रो क्वो व्यवस्था की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की याचिका पर विचार करेगा। वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली बेंच के सामने मामला उठाया। अप्रैल में दायर मुख्य याचिका में चुनावी बॉन्ड दान के माध्यम से निगमों और राजनीतिक दलों के बीच बदले की व्यवस्था के कथित मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। ये घटनाक्रम चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1A का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने के शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद सामने आया है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। याचिकाओं पर अब सोमवार 22 जुलाई को सुनवाई होगी। अब आते हैं नीट एसएस यानी नीट सुपर स्पेशलिटी के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 जुलाई को 2024 के लिए नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा यानी नीट एसएस आयोजित न करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। डॉक्टरों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई ये याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने रखी गई, जिन्होंने कहा कि एनएमसी के इस फैसले के कारण इस साल छात्रों के लिए नीट एसएस परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और एनएमसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को जोड़ने की भी अनुमति दी। प्रारंभ में सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर सीधे क्यों करी है। वकील ने बताया कि आशीष रंजन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के अनुसार परीक्षा हर साल एक निश्चित समय सीमा के अनुसार आयोजित की जाती है। आशीष रंजन मामले में न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि केंद्र सरकार को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के पूर्ववर्ती आपराधिक कानूनों को निरस्त करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, जबकि किसी भी प्रस्तावित प्रवर्तन को उन अधिनियमों में संशोधन के माध्यम से शामिल किया जा सकता था। डीएमके के आयोजन सचिव आरएस भारती द्वारा बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएस सुंदर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आप सब कुछ क्यों बदलना चाहते थे? क्या ये लोगों को भ्रमित करने के लिए था? आप छोटे संशोधन भी कर सकते थे। न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार ने भी ये याद किया कि जब सीपीसी में संशोधन किया गया था तो बहुत हंगामा हुआ था और कानून की व्याख्या करते हुए कई निर्णय पारित किए गए थे, जिससे ये आशंका थी कि नए कानून भ्रम लाएंगे और व्याख्याओं की आवश्यकता होगी। वास्तव में और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि चेक बाउंस को अपराध बनाने का उद्देश्य
चेक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत उपचार के क्षतिपूर्ति पहलू को ऐसे मामलों में दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी गई है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि अदालतों को चेक अनादरण मामलों में समझौते को प्रोत्साहित करना चाहिए। न्यायालय ने राज रेड्डी कलीम बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जहां उसने शिकायतकर्ता द्वारा सहमति देने से इनकार करने के बावजूद एक दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, ये देखते हुए कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया था। अदालत ने पार्टियों के बीच समझौते के बाद चेक बाउंस मामले में मेसर्स न्यू विन एक्सपोर्ट और उसके भागीदार पी कुमार स्वामी, जो कि अपीलकर्ता थे, की सजा को रद्द कर दिया। ये मामला प्रतिवादी ए सुब्रमण्यम द्वारा एनआई अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्यपाल के मामले में महत्वपूर्ण समाचार में सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 जुलाई को पश्चिम बंगाल राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दावा की गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका में भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपालों को आपराधिक कार्यवाही से दी गई छूट जांच पर रोक नहीं लगा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में भारत संघ को पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता भी दी। अगले अपडेट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को वंचित वर्गों से बच्चों के लिए कक्षा 1 या प्री स्कूल में 25% कोटा प्रदान करने से छूट दी गई है, अगर 1 किलोमीटर के भीतर कोई सरकारी संचालित या सहायता प्राप्त स्कूल है। राज्य द्वारा इस वर्ष महाराष्ट्र बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन करके ये निर्णय लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नियमों को असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से आने वाले एक अन्य अपडेट में अदालत ने माना कि अपनी पत्नी की दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराया गया पति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत मृत पत्नी की संपत्ति प्राप्त करने से अयोग्य है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति निजामुद्दीन जामदार ने वसीयतनामा विभाग के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि दहेज हत्या आईपीसी की धारा 304 के तहत के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्धारित हत्यारे के बराबर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कानून केवल हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है, जो कि आईपीसी की धारा 302 के तहत आता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 25 उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराती है जो हत्या करता है या हत्या के लिए उकसाता है, इसीलिए यह व्यक्ति भी अयोग्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में फैसले को यूएपीए मामलों में जमानत से इनकार करने के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, जहां आरोपी को लंबे समय तक कारावास भुगतना पड़ा हो। अदालत ने कहा कि वटाली मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने जमानत देने के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के प्रथम दृश्य निष्कर्षों को पलटने के लिए एक लघु परीक्षण या छोटा सा ट्रायल किया था। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल की विचाराधीन हिरासत की अवधि और मुकदमे की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए के नजीब मामले में मिसाल के बाद न्याय आरोपी को जमानत देने का फैसला किया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।